इस वीडियो में हम इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो टॉपिक जो है वो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग के में क्वेश्चन तो आता ही है, तो इसको कवर करना ज़रूरी है। देखिए 2021 में भी नीट में इस टॉपिक का क्वेश्चन पूछा गया था। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी दिए गए समय में कैसे संदर्भित की जाती है? आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा दिए गए समय में स्थायी अवस्था होती है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तंत्रों और ऋतुओं के अनुसार जो है वो भिन्न भिन्न होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा राइट नहीं है उसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, और हमको रॉन्ग ही चूज करना था। समुद्र में जीव भार का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। ठीक है, समुद्र का आप अगर पिरामिड बनाएंगे तो वो क्या बनता है? उल्टा बनता है। यहाँ पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जैसे समुद्र में उत्पादक छोटे जीव होते हैं और उनका जीव भार सबसे कम होता है। यह जीवभार पिरामिड के प्राथमिक उत्पाद से उपभोक्ता की ओर बढ़ता है, इसलिए जीवभार का जो पिरामिड होता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है, जबकि यहाँ लिखा है कि सीधा बनता है, इसलिए ये रॉन्ग है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है राइट है। तो एक बार पढ़ लीजिए ताकि इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे वो भी बन सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए था इसका, बाकी भी देख लिया। चलिए नेक्स्ट है, एक समीकरण दिया हुआ है जी पी पी माइनस आर इक्वल टू एन पी पी में आर किसे निरूपित करता है, यानी कि आर का फुल फॉर्म बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जीबीपी का ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, सकल प्राथमिक उत्पादकता की महत्वपूर्ण यहाँ पर मात्रा पादपों में आर जो है वो श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है। श्वसन के बाद बची हुई ऊर्जा कार्बनिक सामग्री के रूप में उत्पादकों में एक निश्चित समावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में होती है। ये क्या कहलाती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी कि प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। नेट प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन हानि, आर जो है वो रेस्पिरेशन लॉस है। नेक्स्ट, प्रकृति में अंतर्राष्ट्रीय
प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका संसाधन का विभाजन। संसाधन मतलब जीवित रहने के लिए जिन जिन की वस्तु की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। तो अपनी उत्तरजीविता के लिए इन्होंने क्या किया होगा? संसाधन का विभाजन किया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि परितंत्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नीचे दी हुई है, यहाँ पर इनको मैच करना है। कौन सा? पोषी स्तर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पोषी स्तर कौन सा होता है? घास होता है। द्वितीय पोषी स्तर कौन सा होता है? खरगोश होता है। चतुर्थ पोषी स्तर कौन सा होता है? गिद्ध होता है। और फिर तृतीय पोषी स्तर कौन होता है? कौवा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। देख लीजिए एक बार कौन सा। घास तो प्रथम ही, घास को कौन खाता है? खरगोश। खरगोश को कौन खाता है? कौवा। कौवा को कौन खाता है? गिद्ध। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर यहाँ पर देखिए क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है, क्योंकि सकल प्राथमिक उत्पादकता में अगर आप रेस्पिरेशन लॉस को माइनस कर देंगे तो नेट यहाँ पर निकल कर आती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या, जब भी जो जीपीपी होती है यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट वो ज़्यादा ही होगी, इसीलिए हम लोग ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो हमारा निकल कर आता है एनपीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव उल्टा होता है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा ही है कि किसका पिरामिड कैसा बनता है, तो आप एक बार इसका आंसर कर दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, एक समुद्र में जयभार का पिरामिड। तो समुद्र का पिरामिड जो जयभार का बनता है ये क्या बनता है? उल्टा बनता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से किस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड प्राप्त किया जाएगा? तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? जय मात्रा का उल्टा पिरामिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम व्यवहार होता है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन परितंत्र। तो वन परितंत्र का अधिकतम व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के उष्ण जलीय वेंट परितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रसायन संश्लेषण जीवाणु। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नग्न चट्टान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में निम्नलिखित में से कौन आएगा? तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक कृषि भूमि परितंत्र का अभिलक्षण है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा न्यूनतम आनुवांशिक विविधता। ऑप्शन डी। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने बनाया था? इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने बनाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? पारिस्थितिक तंत्र की खोज 1935 में A.G. टेंसले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के दौरान यहाँ पर बताइए क्या होता है? डेस, चार ऑप्शन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी। किसी भी स्पीसीज की संघटना में क्रमिक और पहले से बताई जा सकने वाली परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्र में रहते हैं वे क्या होते हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपर भोजी, यानी कि बैंथो जीवों का वो समुदाय जो समुद्री तल के समीप पाई जाती है, इसे बैंथिक क्षेत्र कहते हैं। और समुद्र के इस क्षेत्र में प्रकाश उपलब्ध नहीं हो पाता। बैंथिक परितंत्र के गहराई वाले क्षेत्र में ऊर्जा स्रोत की मात्रा व कार्बनिक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये मात्रा पानी के ऊपर सतह से नीचे गहराई में चली जाती है और मरे हुए और अपघटित पदार्थ में बैंथिक जीव रहते हैं। इसलिए अधिकतर जीव बैंथिक क्षेत्र जैसे गहरे समुद्री पानी में अपर भोजी या अपमार्जक के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यहाँ पर युग्म है जो कि सही है उसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। गैसीय पोषक चक्र और सादी पोषक चक्र, कार्बन और नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, यानी कि गैसीय पोषक चक्र में ये और सादी पोषक चक्र में ये। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ए से डी तक के आपको खाली में स्थान छोड़ दिया गया है। इनके स्थान पर क्या क्या आएगा उसको यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता के बाद क्या है? यहाँ है ए की जगह में क्या आएगा? अपरत। अपरत के बाद नीचे मृदा विलय के बाद यहाँ पर क्या आएगा? कहाँ से बी से जाने वाला है कि तो ये चट्टानी खोज। ठीक है, यहाँ से सी है, सी में क्या आएगा? उत्पादक। उत्पादक से यहाँ जाएगा उपभोक्ता में और ये जाएगा अपरदक में। ठीक है, और ये लास्ट में जाएगा डी करकट। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर रोक ली जाती है तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित श्रृंखला के अंतर्गत मोर को उपलब्ध होगी? यहाँ पर देखिए 10% नियम लगेगा, यहाँ लगाइए। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर रोक ली जाती है तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर ये जो श्रृंखला दी हुई है वो मोर को उपलब्ध होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा, पौधे से चूहे तक जाएगा तो 10% लगा, 2 जूल यहाँ तक जाएगा।
यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर 10% लगाओ तो 0.2 जाएगा, लास्ट में मोड़ तक फिर से 10% लगाओ तो 0.02 जाएगा। तो इस तरीके से ये 10% का जो नियम है वो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कौन सा है? फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सेल। नेक्स्ट है द्वितीयक उत्पादकता किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर है? तो यहाँ पर देखिए उपभोक्ताओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थ के पुनर्संश्लेषण की दर द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। यह श्वसन तथा प्रेडेशन के कारण स्थानांतरित ऊर्जा है जिसमें कार्बनिक पदार्थ को पूर्ण ट्रांसफिक स्तर के साथ उपभोग होता है, जिससे यह ह्रास पर निर्भर करती है, यानी कि लॉस पर निर्भर करती है। इस प्रकार कुल उत्पादकता प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर घटती चली जाती है। ठीक, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता। नेक्स्ट है अपघटन के दौरान घटित होने वाली कौन सी प्रक्रिया का सही वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, खंडन केचुए जैसे जीवों द्वारा होता है। ठीक, खंडन होता है इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कि गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं होता है? बताइए, आंसर करिए। तो यहाँ पर देखिए जैव भूरासायनिक चक्र को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला तो गैसीय चक्र होता है, दूसरा अवसादी चक्र, तीसरा होता है मिश्रित चक्र। तो यहाँ पर जो गैसीय चक्र होता है उसमें परिसंचरण करने वाले पदार्थों के रूप में गैस व वाष्प होते हैं। ठीक, तथा वायुमंडल में जलमंडल इनके भंडार हैं। उदाहरण जैसे कि हो गया नाइट्रोजन चक्र। दूसरा हो गया अवसादी चक्र। अवसादी परिसंचरण में अगैसीय तत्वों का परिसंचरण होता है और ऐशपूर्ण स्थलमंडल है, जैसे कि यहाँ पर हो गया फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम चक्र। मिश्रित चक्र में मिश्रित परिसंचरण में गैसीय व अगैसीय दोनों अवस्थाओं वाले पदार्थ सम्मिलित होते हैं, जैसा कि सल्फर चक्र। तो हमें अभी क्या पूछा गया है? गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस चक्र। ये क्या होता है? अवसादी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला से संभावित कड़ी ए क्या हो सकती है?
तो क्या हो जाएगा, पौधे, पौधे के बाद कीट, कीट को कौन खाता, मेंढक, मेंढक के बाद क्या आएगा, मेंढक को सांप लोग खाते हैं ना, तो क्या आएगा, नाग। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए नीचे एक काल्पनिक संख्याओं का पिरामिड दिया गया है, ठीक है। इनके विभिन्न स्तरों में से कुछ स्तरों पर किस प्रकार के कुछ खास जीव के होने की संभावना हो सकती थी, यहाँ पर उसको बताना है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, कीट की होती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो पीसी स्तर पर क्या आएगा, कीट आएगा। एससी स्तर पर छोटे कीट भक्षी पौधे होते हैं, तो यहाँ पर सबसे कम संख्या में ये आ जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह कौन सा एक है जो कि परिस्थिति तंत्र की कोई भी कार्यात्मक इकाई नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन। लास्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, संख्या का सीधा पिरामिड किस में नहीं होता है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, वन का जो पिरामिड होता है वो भी सीधा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलारंभी अनुक्रमण की दूसरी अवस्था में इस प्रकार के पौधे प्रकट होते हैं जैसे कि, बताइए आंसर क्या होगा। जलारंभी अनुक्रमण की दूसरी अवस्था में इस प्रकार के पौधे प्रकट होते हैं जैसे कि, अब देखिए क्या क्या हो जाएगा। पहला तो हो जाएगा वेलिस्नेरिया, ठीक है, वेलिस्नेरिया। अब देखिए जैविक कम्युनिटी जो होती है, इसकी श्रेणियाँ जो होती है, नवीन निर्मित तालाब या फिर जो झील होते हैं, इसमें एक के बाद एक विकसित होती रहती हैं, हाइड्रोस्फीयर कहलाती है जो कि, और यह जैसे ही कीचड़ युक्त पानी स्वच्छ होता है विकसित होना ये प्रारंभ कर देती हैं, ठीक है। और फिर हाइड्रोस्फीयर की अग्रगामी अवस्था क्या कहलाती है, प्लवक अवस्था कहलाती है। हाइड्रोस्फीयर की अग्रगामी में प्लवक की मृत्यु तथा अपघटन कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करता है जो कि तल में मिट्टी तथा रेत में मिलकर मुलायम कीचड़ निर्मित करते हैं, जो कि अगली अवस्था में निमग्न यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स वृद्धि हेतु अनुकूलित होते हैं। इस प्रकार जलक्रमक यानी कि हाइड्रोस्फीयर की द्वितीय अवस्था निमग्न हाइड्रोफाइट जैसे कि वेलिस्नेरिया द्वारा विकसित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये स्थान जो है वो खाली दिए हुए हैं। इनके स्थान पर क्या आएगा उसको यहाँ पर भरना है। तो देखिए वनस्पतिक बीजों को क्या खाते हैं, तो 1 के स्थान पर क्या आएगा, हिरन आएगा। हिरन जो होता है वो शाकाहारी होता है। दूसरे स्थान पर क्या आएगा, खरगोशों को कौन खाता है, खरगोश को खाता है लोमड़ी।
ठीक है। तीसरे स्थान पर सांप किसको खाता है? मेंढक को खाता है। तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा? मेंढक। चौथे स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा चूहा। चूहे को कौन खाता है? बाज और सांप। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक समय पर किसी दिए गए क्षेत्र में एक पोषक स्तर पर जैव पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा खड़ी फसल। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आपतित सौर विकिरण में PAR का जो अनुपात होता है वो कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी पर आपतित सौर ऊर्जा का जो 50% होता है वो संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में उपस्थित रहता है। ठीक है, कुल आपतित सौर ऊर्जा का लगभग 1 से 5% या फिर PAR का लगभग 2 से 10% भाग जो होती है वो प्रकाश संश्लेषित जीवों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए बंधित किया जाता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 50% से कम। नेक्स्ट, द्वितीयक अनुक्रमण के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, द्वितीयक अनुक्रमण उन स्थानों पर आरंभ होता है जहां प्राकृतिक जैविक समुदाय समाप्त हो चुका है, जैसे छोड़े हुए कृषि से जले या कटे हुए वन स्थान जहां पर बाढ़ आ चुकी है, ये क्या कहलाएगी? तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन बी, एक ऐसी जगह पर होता है जो वन विनाश के उपरांत उपलब्ध हुई हो, यह बाढ़ से हो गया हो या कोई और तरीका हो। नेक्स्ट है, ऊर्जा के पिरामिड के लिए निम्नलिखित में से 3 कथन सही हैं और एक गलत है, बताइए उसमें से कौन सा गलत है? इसमें से जो है, इसमें 3 राइट है और एक रॉन्ग है, उस रॉन्ग को यहाँ पर चूज करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा यह आकार में प्रतिलोमित होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय व जलीय दोनों अनुक्रमणीय होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? मध्यम जल अवस्था में जलारंभी अनुक्रमण अत्यधिक गीले क्षेत्रों में होते हैं तथा अनुक्रमिक श्रेणियां जलीय माध्यम से अवस्था की ओर जाती है। शुष्कत्रांबी अनुक्रमण शुष्क क्षेत्रों में होता है तथा श्रेणियां शुष्क से मध्यम अवस्था में आ जाती है, इसलिए जलारंभी तथा शुष्क ये जो होते हैं ये अनुक्रमण मध्यम जलीय अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। तो क्या होगा आंसर? मध्यम जल अवस्था में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान समय में समान पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा एक जंतु एक से अधिक पोषक स्तरों में रह सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बात करें अगर चिड़िया शाकाहारी बीज तथा फल खाती है या फिर मांसाहारी कीट खाती है, ये हो सकता है। ठीक है, तो स्पैरो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं द्वारा अपशिष्ट को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो केंचुए द्वारा देखिए अपशिष्ट को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उस जैव संहति को क्या कहते हैं जो शाक भक्षियों तथा अपघटों को उपलब्ध होती है? उस जैव संहति को क्या कहा जाता है जो कि शाक भक्षियों तथा अपघटों को उपलब्ध होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन डी। यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रति इकाई समय में यहाँ पर तथा क्षेत्र में जो उत्पादक होते हैं इनके द्वारा कुल कार्बनिक पदार्थ संश्लेषण सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ घटाव शोषण की दर तथा अन्य ह्रास के बराबर होती है और यह वास्तविक तौर पर शाकाहारियों तथा अपघटनों का उपयोग के लिए उपलब्ध जैव भार होता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए पिरामिड यहाँ पर बताया गया है, वन परितंत्र का संख्याओं का पिरामिड यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिदर्श वन परितंत्र का संख्याओं का पिरामिड है, सही है, उसको यहाँ पर बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा देखिए बी। उच्चतर ऊर्जा स्तर सामान्य तौर पर निम्नतर ऊर्जा स्तर से छोटा होता है, यानी कि उच्च वाला छोटा होता है और निम्न वाला बड़ा होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी एक हाइड्रोस्फीयर में पौधों का सही अनुक्रम क्या होता है? यहाँ पर जो अनुक्रम है उसको दिया हुआ है, यहाँ से लगाइए कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, बॉलवॉक्स
इसके बाद है एड्रेला, एड्रेला के बाद पिस्टिया, पिस्टिया के स्कर्पस, स्कर्पस के बाद बलोत। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तालाब परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तर प्राप्त कर सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछलियाँ। मछलियाँ होती हैं जो कि तालाब परितंत्र में होती हैं, और ये एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तर प्राप्त करने वाले हैं। ये प्रकृति में धरती पर गिरने वाले रॉक्स का मंद गति से विघटन होना किसके कारण होता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। उनमें नाइट्रोजन की बहुत जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, उसके बारे में यहाँ पर 4 ऑप्शन दी हुई हैं, उनमें से कौन कौन सा यहाँ पर राइट होगा उसको यहाँ पर लगाना है। पढ़िए, देखिए क्या होगा, आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, वो कौन सा होगा? वो होगा सी, यानी कि बी और सी जो सेंटेंस है ये खाद्य श्रृंखला के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% भाग किसमें पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महासागरों में। ठीक है, महासागरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक परितंत्र में सर्वाधिक वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है?
आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय में उत्पादक द्वारा संग्रहित कुल कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक, क्या होता है समझ में आया? अब सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय में उत्पादक द्वारा कुल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण है। इसलिए शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सकल उत्पादकता श्वसन तथा अन्य हाश होता है, यानी कि जीपीपी में हाश कर देंगे श्वसन का तो एनपीपी प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक पिरामिड के बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिक पिरामिडों के बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर तो शुष्क भार का उपयोग करते हैं, व्यष्टियों की संख्या, ऊर्जा प्रवाह की दर, लेकिन इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। एक घास स्थल परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादकता के सर्वाधिक मूल्य की होने की आशा की जाती है? तो कौन सा होता है? सकल उत्पादकता, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक परितंत्र जिसे सरलता से क्षत किया जा सकता है परंतु क्षतिकारी प्रभाव के समाप्त होने पर कुछ समय बाद वह पुनः ठीक हो सकता है, उसमें क्या क्या होगा? तो एक परितंत्र जिसे सरलता से क्षत किया जा सकता है परंतु क्षतिकारी प्रभाव यहाँ पे कि समाप्त होने पर कुछ समय बाद पुनः ठीक हो सकता है, तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें होगा निम्न स्थायित्व तथा उच्च प्रत्यास्थता। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक सुदूर वन में बांस का पादप उगता है तो इसका पोषण स्तर क्या होगा? तो एक सुदूर वन में जब बांस का पादप उगता है तो इस का पोषण स्तर क्या माना जाएगा? प्रथम पोषण स्तर माना जाएगा, क्योंकि जो बांस होती है वो किसकी श्रेणी में आती है? ये भी घास की श्रेणी में आती है, और घास क्या होता है? प्रथम पोषण स्तर का होता है। नेक्स्ट है, पादप अपघटक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म जीव परितंत्र के अपघटक होते हैं। ये मृत, सड़े गले जीवित जीवधारियों तथा जंतुओं को खाते हैं तथा इन्हें साधारण जीवाणुओं में तोड़ते हैं। तो ये वातावरण में स्वतंत्र उत्सर्जित होते हैं तथा उत्पादकों द्वारा उनके जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनके निर्माण हेतु उपयोग उपभोग के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। इनसे संबंधित मुख्य तौर पर मुनेरा तथा कवक होते हैं। तो यहाँ पर मोनेरा और कवक को ही फंजाई कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।